नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रस्ट पे। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग गद्य पढ़ रहे हैं और गद्य का आज 12वां दिन है, यानी आज हम लोग 12वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है तिरिच। तिरिच के जो लेखक हैं उदय प्रकाश जी हैं। अगर इनके बारे में कुछ जानकारी हम लोग हासिल करना चाहें तो 1 जनवरी 1952 को इनका जन्म हुआ था सीतापुर, जो कि अनूपपुर मध्य प्रदेश में है। अगर इनके माता पिता ने शिक्षा के बारे में बात करते हैं, अगर इनकी शिक्षा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनकी शिक्षा बीएससी हुई थी और एमए से इन्होंने हिंदी में किया। एमए जो था, मास्टर की जो डिग्री है वो हिंदी में किए थे। सागर विश्वविद्यालय, जो कि मध्य प्रदेश का एक जगह है, वहाँ से इन्होंने बीए और बीएससी और एमए की पढ़ाई की थी। और इनकी कृतियों के बारे में बात करें तो दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना, पॉल गुमराह का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय के दुख, अरेबा परेबा, सुनो कारीगर कविता एक संग्रह है, ईश्वर की आंख एक निबंध है, इसकी इन्होंने रचना की थी। लेखक उदय प्रकाश अनेक धारावाहिक टीवी सीरियलों में भी ये स्क्रिप्ट को लिखने वाले रह चुके हैं, यानी स्क्रिप्ट लिखने का भी इन्होंने काम किया है। और सबसे पहले बात करते हैं, ये जो चैप्टर का नाम है तिरिच, ये जो चैप्टर है, इस तिरिच का मतलब क्या होता है। यह जो तिरिच है एक जहरीली छिपकली होती है। क्या होती है जी? जहरीली छिपकली की एक प्रजाति है, जिसके काटने के बाद मनुष्य का बचना नामुमकिन है। उसे जब नजर मिल जाता है तो वह काटने के लिए दौड़ती है, ऐसा माना जाता है। आगे लिखते हैं कि प्रस्तुत घटन जो पाठ है, कवि एक घटना का जिक्र करते हैं जिसका संबंध उनके पिताजी से है, उनके सपने और शहर से भी है, और शहर के प्रति जो जन्म से ही जो डर इनके मन में बैठा था उससे भी है। ठीक है। इनके पिताजी का जब उम्र 55 साल का था, इस समय की ये घटना है। शरीर उनका दुबला पतला था, बाल बिल्कुल सफेद थे, जैसे ऐसे लगता था कि उनके बाल माथे पे सूखी रुई रख दी गई हो, यानी व्हाइट था उनका बाल। और उनको पता था कि दुनिया उनको जानती थी, यानी कहने का मतलब उनके पिताजी को दुनिया पूरी जानती थी। वो मास्टर साहब थे, हेड मास्टर रह चुके थे। उनको सम्मान करते थे। कभी कहते हैं कि जो भी उनके संतान होगी, ये निकालने का मतलब कि जो राइटर है, जो लेखक है, वह अपने आप को उनका संतान होने पर गर्व महसूस करते हैं। साल में एक आध बार लेखक को उनके पिताजी टहलाने के लिए, बाहर घुमाने के लिए भी ले जाते हैं। निकालने का मतलब कि अच्छे पिता रहे हैं। चलने से पहले वह तंबाकू खूब खाया करते थे। इनके पिताजी तंबाकू के शौकीन रहते थे। वह तंबाकू खाने के कारण कुछ नहीं बोल पाते थे, अक्सर वह चुप रहते थे। आप जानते हैं, मुंह में तंबाकू रहता है तो लोग कम बोलने की कोशिश करता है। मेरी और माँ, यानी यानी लेखक, मेरी मतलब कि लेखक और उनकी माँ जो है, दोनों की पूरी कोशिश रहती थी कि पिताजी अपनी दुनिया में सुख चैन से रहे। वह दुनिया हमारे लिए क्या थी? रहस्यपूर्ण थी। किसके लिए? हमारे कहने का मतलब लेखक के लिए रहस्यपूर्ण थी। लेखक कहते हैं कि हमारे जीवन में और हमारे घर में बहुत सी समस्याओं का अंत पिताजी करते थे। पिताजी ही सभी समस्याओं का हल ढूंढते थे। वह कहते हैं कि मुझे अपने पिताजी पे गर्व है, उनसे प्यार करते हैं, डरते भी हैं, उनके होने का एहसास भी है उनको। उनको ऐसा लगता है कि वे किले के अंदर है। किले यानी कहने का मतलब कि एक सेफ्टी के साथ है, यानी सुरक्षा के साथ है वो। ठीक है। किला मजबूत होता है। वह अपने आप पिताजी को कहते हैं कि वह एक मजबूती के सिंबल है, जो कि जिनके परकोटे में, यानी घर कह सकते हैं, या क्या बोलते हैं, चार दीवारी बोल सकते हैं। चार दीवार जो होता है, यानी घर जो है, उसमें क्या है, सेफ महसूस करते हैं। सब कुछ भुलाकर वह खेलते हैं दिन रात।
खेलते हैं, दौड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। और शाम को जब सोते हैं तो गहरी नींद में सोते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वह सुकून महसूस करते हैं। एक दिन की बात है कि उनके पिताजी जब बाहर टहल कर आते हैं तो उनके टखने कहने का मतलब कि जो जांघ के नीचे और के जो पैर होता है उसको टखना बोला जाता है, उसपे पट्टी बंधी हुई थी। थोड़ी देर के बाद सभी लोग, गांव के लोग वहां पे आने लगे। पता चला कि जंगल में उनको, उनके पिताजी को क्या किया गया, तिरिछ ने काट लिया है। तिरिछ क्या है, विषखापर यानी विष से भरी एक जहरीली कीट है, जहरीला रिजाल्ट यानी छिपकली ने काटा है। लेखक कहते हैं कि वो भी तिरिछ को देखे हैं जब वह तालाब में दोपहर के किनारे चट्टानों से के दरार से निकल कर पानी पीने के लिए वह गए थे। तालाब की ओर वह जा रहा था तो इन्होंने देखा था। इनके साथ एक लड़का रहता है जिसका नाम है थानू। और थानू जो है, थानू ने लेखक से बताया तिरिछ के बारे में कि जब काला नाग जो होता है ना, खतरनाक होता है, लेकिन उससे भी ये खतरनाक होता है। कौन? तिरिछ। उसने बताया कि सांप आपके ऊपर तभी आपके ऊपर हमला करता है जब उसको आप परेशान कीजिएगा, तभी वो काटता है। लेकिन ये जो तिरिछ है ना, नजर मिलते ही काटने दौड़ पड़ता है। यानी अगर तिरिछ को आप नजर गड़ा कर देख लो तो आपके पीछे वो लग जाएगा, आपको परेशान करने के लिए, काटने के लिए। थानू ने बताया कि तिरिछ जब भी आपका पीछे करे तो आपको सीधा नहीं भागना चाहिए बल्कि टेढ़ा मेढ़ा भागना चाहिए। तिरिछ के बारे में उसके भाई जो जो उसका सहपाठी था उसने उसको बताया था। जब आदमी भागता है तो जमीन पर सिर्फ पैर के निशान ही नहीं छोड़ता बल्कि धूल में अपनी गंध भी छोड़ते जाता है। तिरिछ इस गंध के सहारे ही दौड़ता है। इसलिए अगर तिरिछ को चकमा देना है तो आदमी को क्या करना चाहिए कि छोटे पहले जो स्टार्टिंग के जो चीज मतलब कि दौड़ना चाहिए तो छोटे जल्दी जल्दी क्या करना चाहिए, पैर नीचे रखने चाहिए और तेजी में दौड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है धीरे धीरे दौड़ना चाहिए। तो और फिर कुछ दूर के बाद मतलब 4-5 कदम के बाद क्या करना चाहिए, खूब लंबी 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 क्या करनी चाहिए, छलांगे लगानी चाहिए। इससे क्या होगा, जब तिरिछ जो होगा, जब वह पकड़ने के लिए दौड़ेगा तो वह स्टार्टिंग में जब छोटा पैर का जो निशान है जल्दी जल्दी देखेगा तो उसको जल्दी जल्दी करने मिलेगा, वह तेजी से दौड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है। एकाएक जब लंबा एक सफर तय करना पड़ेगा उसको, कुछ देखिए जो डिस्टेंस था पैर का वह नजदीक था तो उसको पता चल गया कि हाँ नजदीक में है, सीधे वह आने लगा। एक जब पैर के निशान नहीं मिलेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इधर जाए। तो उस कंडीशन में वह उसको मतलब कि आगे दौड़ने में उसको कठिनाई होगी और कठिनाई होने के कारण वह आपको जल्दी पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है। यानी उसको, लेखक को दो बातें पता चल गई थी। एक और बात भी पता चली थी कि जब भी तिरिछ काटता है तो उसको काटने के बाद वह क्या करता है, पेशाब करता है और उसी पेशाब में वह लेटता है। और जब ऐसा वह कर दिया तो जिस आदमी को वह काटा है उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि अगर किसी को काट लेते तिरिछ और उसके बाद वह तिरिछ पेशाब करके उसी में लेट गया तो वह क्या हो गया, वह जो व्यक्ति है जिसको काटा है उस व्यक्ति का बचना मुमकिन नहीं होगा। उससे बचने के लिए तिरिछ को काटने के बाद तिरिछ अपने पेशाब में लेटे उससे पहले आपको या तो नदी, कुएं या किसी भी तालाब में डुबकी लगाकर नहा लेना चाहिए, या उस ऐसा तिरिछ को करने से पहले उसको मार देना चाहिए। ये दो ही ऑप्शन है। और दूसरी बात ये भी थी कि मतलब कि वह समझ गया था लेखक कि तिरिछ जब भी काटता है तो कब काटता है, जब उससे नजरें मिलती है। यानी कहने का मतलब है कि तिरिछ के सामने जब भी तिरिछ आपको दिखे तो उससे आंखें नहीं मिलानी चाहिए। लेखक कहते हैं कि तमाम बच्चों की तरह उनको भी तिरिछ से बहुत डर लगता था, क्योंकि वह सुने थे तिरिछ के बारे में कि तिरिछ ऐसा होता है, तिरिछ काटने से आदमी मरता नहीं है। तो उनके सपने में भी तिरिछ और हाथी से भी वे डरते थे। हाथी बड़ी होती है, कुचल दे, इस बात से भी बच्चे डरते हैं। तो उनको हाथी और तिरिछ से सपने में आते थे। हाथी जब भी आता था तो उसको दौड़ा दौड़ा के थका देते थे लेकर, लेकिन जब भी तिरिछ मिल जाता था, कहीं भी मिल जाता था जी, और जब भी मिल जाता था तो उसको दौड़ाना बहुत मुश्किल था।
कोशिश करते थे, जब नहीं हो पाता था, लगता था कि अब हम गए, हमको काट ही लेगा, तो उस कंडीशन में वो चिल्लाने लगते थे, चीखने लगते थे, रोने लगते थे। पिताजी, थानू या माँ को, किसी को भी बुलाने लगते थे। और फिर जब लोग उनको जगाता था कि क्या हुआ, तब उनको पता चला नहीं, ये तो सपना था। फिर आगे लिखते हैं, लेखक की माँ बताती है कि उन्हें सपने में बोलने की और चीखने की आदत है। कई बार लेखक को उनकी माँ ने नींद में रोते हुए भी देखा है। लेखक को शक होता है कि पिताजी को उसी तिरिछ ने काटा है जो उनके सपने में आता था। ठीक है, लेखक लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि जैसे ही उनके पिताजी को तिरिछ ने काटा, वो पिताजी ने उसके पीछे भागे और क्या किए, उसको मार डाला। तय यह था कि अगर वे फौरन नहीं मार पाते तो वह अपने पेशाब में ही लेट जाता और उस कंडीशन में पिताजी का बचना मुमकिन नहीं था। लेकिन अब श्योर थे, कभी जो लेखक है वह निश्चिंत है कि पिताजी को अब कुछ नहीं होगा, और इस बात से वे खुश थे। और साथ ही साथ इस बात से भी खुश थे कि जो तिरिछ उनके को सपने में परेशान करता था, वह तो अब पिताजी के द्वारा मारा गया। अब उनको सपने में कोई किसी भी प्रकार का डर नहीं रहेगा, और सपने में वे क्या करेंगे, खुशी पूर्वक, आनंद पूर्वक सीटी बजाकर घूम फिर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस रात देर तक लोग लेखक के घर आते रहे, भीड़ लगी रही, झाड़ फूक चलती रही। जख्म पर को काट कर खून भी निकाला गया, ताकि जख्म और उस पे ताकि वो जो तिरिच का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाए, और जख्म पर तरह तरह की दवाई भी लगाई गई। अगले सुबह उनके पिताजी को शहर जाना था। अदालत में पेशी थी, उनके नाम का समन था। समन यानी बुलावा था, यानी अदालत में पेश होना उनके लिए अनिवार्य था। हमारे कहते हैं कि हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर निकलने वाली सड़क से शहर के लिए बसें जाती थी। दिन भर में 2-3 बसें जाती थी, ज़्यादा नहीं जाती थी। पिताजी जैसे ही सड़क पर पहुंचते हैं, शहर जाने वाले के पास जो वाला जो रास्ता है, उसके पास एक ट्रैक्टर मिल जाता है। ट्रैक्टर में बैठे लोग इनके पिताजी को पहचानते हैं, वे लोग इनके साथ हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि उसी से ट्रैक्टर से जो लेखक के पिताजी हैं वो भी चल जाते हैं। पिताजी ने अपना टखना उन लोगों को दिखाया जो ट्रैक्टर पे बैठे थे। उसी में बैठा एक व्यक्ति था, राम अवतार था। उसने तिरिच के जौहर के बारे में बताया कि वह 24 घंटे बाद भी असर करता है, इसलिए अभी पिताजी को निश्चिंत नहीं होना चाहिए। कुछ ने कहा कि ठीक किया कि उसे मार डाला, लेकिन फिर किसी ने कहा कि नहीं, उसको जला भी देते तो ठीक रहता, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं, रात जो चांदनी रात होती है उसमें दोबारा जग जाते हैं और उठते हैं, और हो सकता है कि वह फिर से जग जाए और फिर वह अपने पेशाब करे और उसी में लेट जाए। उससे पिताजी की डेथ हो सकती थी। तो इस बात को वह कहते हैं। ट्रैक्टर के लोगों ने को शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि वह फिर रात को जग जाए और ऐसा कर दे। अगर अगर पिताजी को तिरिच की लाश को जलाने के लिए ट्रैक्टर से उतरकर वहीं से गांव लौट आते तो गैर जमानती वारंट के तहत उनको गिरफ्तार कर दिया जाता और लेखक का घर बार छीन जाता, और अदालत भी उनके खिलाफ हो जाती कि नहीं, ये व्यक्ति झूठा है। तो वहाँ पे तकलीफें हो जाती। इस बात के कारण वह रिटर्न नहीं आए। लेकिन जो पंडित राम जो थे, वह एक वैद्य भी थे। वहाँ उसमें एक पंडित जो थे वह वैद्य थे। उन्होंने सुझाया कि एक तरीका है जिससे मतलब कि दोनों काम हो सकते हैं, यानी कोर्ट में हाजिर भी हो सकते हैं, पेशी भी हो सकती है, और तिरिच की जहर से भी बचा जा सकता है। उसने कहा कि विष ही विष को काटता है, औषधि है। अगर धतूरा, जो आप लोग भांग धतूरा का नाम सुने हैं, उसका बीज अगर मिल जाता है तो तिरिच के जहर की काट तैयार की जा सकती है। अगला जो गांव था जो इस रास्ते में पड़ता था वह था सुल्तानपुर। वहीं पे ट्रैक्टर रोका गया, खेत से धतूरे लाए गए, उसके बीज को पीसा गया और उनके पिताजी को पिला दिया गया। लेखक के पिताजी को चक्कर आने लगा, पीने के बाद गला सूखने लगा क्योंकि धतूरा बहुत कड़वा होता है, जहर के समान होता है। ट्रैक्टर ने पिताजी को 10:07 पर उनको शहर के में छोड़ दिया था। लेखक के पिताजी को गला सूख रहा था। रास्ते में एक होटल पड़ता था, वहाँ वो नहीं गए क्योंकि पिछली बार उनके साथ होटल वाले के साथ उनका
क्या हुआ था, पंगा हो गया था, झगड़ा हो गया था, इसलिए वो वहाँ पे नहीं गया। गांव का एक लड़का रहता था रमेश दत्त, जो कि भूमि विकास सहकारी बैंक में क्लर्क था। कभी कहते हैं कि हो सकता है कि पिताजी के दिमाग में केवल बैंक आ रहा होगा, अब इसलिए वे अचानक स्टेट बैंक में चले गए। कहाँ चले गए थे जी? स्टेट बैंक में चले गए। और कौन सा बैंक था उनके को नहीं जानकारी था। भूमि विकास सहकारी बैंक था, और वे चले गए स्टेट बैंक में। और पिताजी ने जो सोचा होगा कि उनको वहाँ पे पानी भी मिल जाएगी और अदालत का रास्ता भी पता चल जाएगा, इसलिए वे कहाँ चले गए? बैंक में चले गए। जब वे कैशियर के पास पहुंचते हैं तो उनका चेहरा जो था धतूरे के काढ़े पीने के कारण बहुत डरावना हो गया था। बैंक के कैशियर डर गया, चिल्लाया। उसी बीच सुरक्षा गार्ड जो था वह आ गया और उनको मारते हुए बाहर निकाल दिया। उनके पैसे और अदालत के कागज भी छीन लिए। इसलिए पिताजी ने सोचा कि अदालत जाकर क्या होगा, अतः वह शहर से बाहर निकलने के लिए सोचा। ठीक है, फिर ये कैसे हो गया जी, ये कैसे आ गया है, ये कॉपी कैसे हो गया, वहीं से जहाँ पे भी आ गया। कोई बात नहीं, इसको ऐसे कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, पता नहीं पहले से ही कैसे मेंटेन हो जा रहा है। कब 1 बजे जब वो मतलब कि लगभग 1:15 बज रहा था, तो वो थाने के पास पहुँचे और शहर और अपने साथ जो भी चीज़ें हुई थी वह उनको बताया। उनको उन बैंक में गार्ड ने उनके कपड़े को फाड़ दिया था, उनके साथ शरीर पर कमीज भी नहीं थी, पैंट फटी हुई थी। पिताजी के थाने के पास SHO के पास पहुंचते हैं। उनके पास पागल समझकर उनका सिपाही जो है उनको बाहर फेंकवा देता है। सिपाही ने उन्हें घसीटते हुए बाहर फेंका। बाद में SHO का कहना था कि वो जानते कि हम जानते थे कि रामस्थ रथ प्रसाद जो कि भूतपूर्व हेडमास्टर थे, तो उनको थाने में कुछ देर बैठाते। उनको बाद में एहसास हुआ कि ये आदमी है, तो इसको कलर चेंज करते हैं। कलर चलो, थाने में पहुंचे। 2 घंटे तक उनको 2-4 घंटे तक बैठा लेते ताकि वो ठीक हो जाते। 2:15 बजे पिताजी को संपन्न कॉलोनी इतवारी कॉलोनी से उनको घसीटते हुए देखा गया था। लड़के पागल और बदमाश समझकर उन्हें तंग कर रहे थे। इतवारी कॉलोनी के लड़के को कुछ झुंड उनके पीछे पड़ गया था। पिताजी ने एक गलती कर दी कि उनमें से किसी एक पर उन्होंने ढेला चला दिया, जिसके कारण एक 7-8 साल का कोई लड़का था, उसको टाके भी लग गया। यानी कहने का मतलब है कि भीड़ को देखकर वह गुस्सा मतलब कि वो थोड़ा सा आतुर हो गए और उन्होंने प्रहार कर दिया। और प्रहार करने के कारण जो एक बच्चा था 7-8 साल का, उसके माथे पर चोट लग गया। और चोट लग जाने के कारण वह वहाँ की जो भीड़ थी वह उग्र हो गई और उनको पत्थरों से मारने लगी। और ये कैसे हो जा रहा है जी, सभी कॉपी कैसे हो जा रहा है इससे? बाद में इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं। इसको 1 मिनट टाइम दीजिए आप लोग। कैसे हो रहा है इसको थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं जी। क्या किया जाए, कैसे हो जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। चलो, ढाबा ढाबा के सामने पिताजी को झुंड मार रही थी। मतलब कहने का मतलब कि आगे ढाबा के मालिक सतनाम सिंह जो थे, ने पंचनामा और अदालत से बचने के लिए जल्दी ही अपना ढाबा बंद कर दिया था। यानी जो ढाबा था जहाँ से इनकी झगड़ा हुई थी, वहाँ पे गए। वहाँ पे भी क्या हुआ था, ढाबा बंद हो चुका था। और वह जो सतनाम सिंह था वह फिल्म देखने चला गया था। शाम को लगभग 6 बजे थे जब सिविल लाइन की सड़कें पर पटरियों पर एक कतार में मोची की दुकान में एक मोची जिसका नाम था, क्या नाम था जी, इसमें मिट गया है जी, 1 मिनट।
गणेश, गणेश नाम था, यहाँ पे गणेश लिखा गया है जी। गणेश, उसकी गुमटी थी, वहाँ पे पिताजी गए और सर घुटसाया। उसी समय उनके शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं था, यहाँ तक कि जो इनर वेयर भी होता है वो भी नहीं था। वे घुटनों के बल किसी चौपाए की तरह रेंग रहे थे। शरीर पर कालिख और कीचड़ लगी हुई थी और जगह जगह चोट चोट भी लगा था। गणेशवा ने लेखक को के पिताजी को देखा और वह गांव का ही मोची था, गांव के बगल का। वह उसने बताया कि मैं डर गया था और मास्टर साहब को पहचान नहीं पाया। उनका चेहरा जो था डरावना हो गया था, और चिन्हाई भी नहीं हो पा रही थी, यानी चिन्ह भी नहीं पा रहा था, पहचान भी नहीं रहा था। इसलिए उसको उनको गुमटी से बाहर निकाल दिया और शोर मचाने लगा था। सब कैसे हो जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है यार। इसको क्या किया जाए, कलर चेंज करो तो। हाइलाइटर का यूज करते हैं। लोगों ने जब गणेशवा की गुमटी के अंदर झांका तो गुमटी के अंदर उसके सामने अंतरे कोने में टूटे फूटे जूतों के चमड़ों के टुकड़े, रबड़ की थैली के बीच पिताजी के दुबके हुए पड़े थे। उनकी सांसें तो चल रही थी लेकिन थोड़ी थोड़ी चल रही थी। उन्होंने खींच कर बाहर निकाला गया। तभी गणेशवा ने उन्हें पहचान लिया। गणेशवा ने उनके कान में कुछ बोला, कुछ आवाज़ लगाई, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे उनके पिताजी। बहुत देर बाद राम स्वास्थ्य प्रसाद उन्होंने बोला, वकीली जैसा कुछ कहा था। फिर वो चुप हो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। लगभग 6 बजे उनकी मृत्यु हो गई। तारीख थी 7 मई 1972। ठीक है। पोस्टमार्टम में पता चला कि हड्डी में बहुत सारा फ्रैक्चर हो गया था। दाईं आंख भी फूल फूली हुई थी और बहुत तरह से टूट फूट भी हुआ था। कॉलर बोन टूटा हुआ था, यानी यहाँ पे जो मतलब कि कॉलर के पास जो बोन होता है, हड्डी होती है, वहीं वहीं टूटा हुआ था। उनकी मानसिक स्थिति सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण उनकी डेथ हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार उनके आमाशय खाली था, यानी उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। इसका मतलब यह था कि धतूरा से जो भी चीज़ें उनको मिली थी, धतूरा जब उन्होंने खाया था तो उनको पहले उल्टी हुई थी और उल्टी के माध्यम से सभी जो भी चीज़ें खाई थी उन्होंने, वो क्या हुआ, उन्होंने उल्टी के माध्यम से क्या किया, फेंक दिया। लेखक को तिरिच का सपना अब तो नहीं आता। वह इस सवाल को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं कि आखिरकार अब तिरिच का सपना मुझे क्यों नहीं आता। यानी कहने का मतलब है कि जब यह घटना हुई उसके बाद से तिरिच का सपना उनको नहीं आने लगा, क्योंकि अब क्या था कि लेखक जो थे वह इस बात को समझ चुके थे कि अब क्या हुआ है, पिताजी ने उसको तिरिच को मार दिया है। अब वो डरते नहीं थे और इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।